नमस्कार। उत्तर की काशी क्लासेज बागेश्वर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं भाषा एवं व्याकरण में ही है एक पार्ट हिंदी, यानी प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में बात करेंगे। और इसमें से प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है। ठीक है, ये आज आपको बहुत अच्छे से समझने को मिलेगा। और ये एक बार आप अगर समझ लोगे तो मैं गारंटेड कहता हूँ कि इससे आप काफ़ी अन्य भाषाओं को भी समझने में आपको मदद मिलेगी। आपके सिलेबस में कुछ इस तरीके का रहेगा। चलिए जानते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी हम क्यों पढ़ रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में हमें इसमें से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बहुत बड़ा टफ लग रहा है प्रयोजन मूलक हिंदी, ये सिलेबस में भी होता है प्रयोजन मूलक हिंदी। इसके कुछ पार्ट होते हैं जिनको हम नहीं समझते हैं कि इसके मूल में प्रयोजन मूलक है। ठीक है, देखिएगा प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है। पहली बात यहीं से स्पष्ट करना चाहिए, एक है इसमें प्रयोजन, दूसरा है इसमें मूलक। ठीक है, इनको तोड़ देते हैं। प्रयोजन मूलक, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। और मूलक का मतलब होता है आधारित। क्या होता है? आधारित। देखिए प्यार से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रयोजन मूलक हिंदी वह हिंदी होगी जिसका प्रयोग हम किसी उद्देश्य को पूर्ण करने में करेंगे, यानी यह उद्देश्य आधारित हिंदी है। ये बात समझ लीजिएगा, प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है? उद्देश्य आधारित हिंदी। क्लियर बात? यानी प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य और मूलक का अर्थ होता है आधारित। ऐसी हिंदी जिस हिंदी का प्रयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उसको हम कहेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी। अब आपने देखा होगा कुछ जैसे जो हमारी आम बोलचाल की भाषाएं होती हैं, साहित्य की भाषा होती हैं, ठीक है, इसमें हम विभिन्न प्रकार की अच्छे लिखावट अच्छे से बनाने की उसको कोशिश करते हैं। ठीक है, वो प्रयोजन मूलक नहीं है। ठीक, प्रयोजन मूलक हिंदी वो होगी जो किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रख करके तैयार की जाएगी, वो आपकी प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाएगी। जैसे क्या होगा, देखिए वह हिंदी, अच्छे से समझिएगा इसको, वह हिंदी जो विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करती है। हिंदी में विभिन्न क्षेत्रों में जब हम किसी भाषा का प्रयोग अलग अलग उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं तो वही उद्देश्य प्रयोजन कहलाता है और भाषा क्या कहलाई जाएगी? प्रयोजन मूलक भाषा कहलाई जाएगी। यानी प्रयोजन मूलक ये है। अभी भी एग्जाम की दृष्टि से कुछ नहीं आया है आपके पास, अब कुछ समय बाद आएगा। अच्छा, कुछ भाषाएं क्या होती हैं? सौंदर्य मूलक होती हैं, अभी बता देता हूँ। और कुछ भाषाएं होती हैं प्रयोजन मूलक। सौंदर्य मूलक में कौन सी आएंगी? जैसे हमने बहुत अच्छा, जब हम कभी किसी से बात करते हैं या कहीं पर कोई चीज़ लिखते हैं तो अपने तरीके से उसको सजाने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल अच्छे से उसको बनाने की कोशिश करते हैं, वो कहलाती है सौंदर्य मूलक। और सौंदर्य मूलक जो है वो भाषा कभी भी प्रयोजन मूलक नहीं होगी, इस बात को आपको स्पष्ट करे रखना है। अब क्या है, देखिएगा एक उदाहरण से आपके समझ में बड़े अच्छे से आएगा कि वैदिक संस्कृत जो था और संस्कृत था, पाली थी, प्राकृत है, प्राकृतिक नहीं है, ठीक है, प्राकृत है, प्राकृत है, इन भाषाओं को सौंदर्य भाषा के रूप में रखा गया। क्यों? क्योंकि ये भाषाएं सौंदर्य में ही रही, अच्छा बोलने में, अच्छा वो करने में, अच्छे लिखावट में और अच्छा लिख करने के कारण एक क्लिष्ट हो गई। और वर्तमान में आपने देखा होगा कि ये वैदिक संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी, ये वहीं पर लगभग समाप्त हो गई क्योंकि इनका उद्देश्य प्रयोजन था ही नहीं, ये प्रयोजन मूलक थे ही नहीं, क्योंकि ये उद्देश्य पर आधारित भाषा थी ही नहीं, ये सौंदर्य पर आधारित भाषा थी, इसलिए इनकी विकास यात्रा रुक गई। और हिंदी प्रयोजन मूलक में जब से लाया गया, जब से हिंदी को प्रयोजन मूलक के रूप में ढाला गया, वो बहुत आगे बढ़ी। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, शायद समझ में आया होगा। प्रयोजन मूलक में इनका अस्तित्व कम होता गया, उद्देश्य आधारित ये रही नहीं। संस्कृत का कभी उद्देश्य हम लोगों ने समझा ही नहीं, और पाली प्राकृत का उद्देश्य मतलब किसी तकनीकी या रूप में हम उसको ने प्रयोग किया ही, इसलिए इनका प्रयोग कम होने लगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब है प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं। अच्छा, विशेषता प्रयोजन मूलक हिंदी की क्या होती है? एक तो इसमें प्रयोजनीयता होती है। प्रयोजनीयता का मतलब यदि हम इसको बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, और पत्रकारिता के क्षेत्र में करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। यानी ये जिस प्रयोजन में हम इसको रखेंगे वो उस प्रयोजन के लिए फिट बैठ जाती है। क्लियर सी बात। वैज्ञानिकता इसमें है बिल्कुल, क्योंकि हिंदी की तो अपनी एक वैज्ञानिकता है, देवनागरी लिपि की अपनी एक वैज्ञानिकता है कि जो भाषा जो हम बोलते हैं वही इसमें लिखते हैं, इनका क्रम वैज्ञानिक है, ये आपको मालूम है। दूसरा है सामाजिकता। सामाजिकता कहाँ पर आप सामाजिकता को समझोगे? ये देखिएगा, अगर आप अपने पिताजी से बात करते हो तो आपकी भाषा अलग होती है, वही बात आप अपने दोस्तों से करते हो तो आपकी भाषा अलग हो जाती है, वही आप अपने गुरुजी से बात करते हो तो अपनी भाषा अलग हो जाती है। तो
जिस समाज में आप रहते हो उस समाज को देखते हुए आपकी भाषा ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाती है, यही सामाजिकता कहलाती है। और यह हिंदी की एक बहुत बड़ी विशेषता है, हिंदी की भी है और परिजन मूलक की भी है। भाषा वैशिष्ट्य क्या है? अच्छा, भाषा वैशिष्ट्य भी वैसा है जिस कि भाषा को आप जिस रूप में ढालना चाहो, हिंदी ये उस रूप में ढल जाती है। सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में, जिस रूप में इसको ढालना चाहोगे उस रूप में ये ढालने की इसमें क्या है, शक्ति है, क्षमता है। तो ये थी प्रयोजन मूलक की कुछ विशेषताएं। अच्छा, इस हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप क्या है, यहाँ से प्रश्न बनना तैयार हो जाएगा। साहित्यिक हिंदी प्रयोजन मूलक का एक रूप है जिसमें गद्य पद्य आदि सभी प्रकार की रचनाएं रची जाती हैं। दूसरा है कार्यालयी हिंदी। आपने देखा होगा आपके सिलेबस में ये शब्द मिलता है। कार्यालयी हिंदी क्या होती है, तकनीकी हिंदी क्या होती है, वाणिज्यिक हिंदी क्या होती है, जनसंचारी हिंदी क्या होती है, ये आपके टॉपिकों में यहाँ से शुरू होगा। आप तो आपके समझ में आया होगा कि जो कार्यालयी हिंदी है, तकनीकी हिंदी है, वाणिज्यिक हिंदी है, जनसंचारी हिंदी है, ये सारी की सारी हिंदी कैसी हिंदी है, प्रयोजन मूलक हिंदी है। क्योंकि कार्यालयों में जो भी भाषा का प्रयोग होगा वो क्या होगा, किसी विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम लोग करेंगे। तकनीकी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, बैंकों के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, जहाँ पर भी जिस भाषा का प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाई जाएगी, प्रयोजन मूलक। छोटे से उदाहरण से भी इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, यदि आप डॉक्टरी बनना चाहते हैं तो आपको मेडिकल कॉलेज की भाषा समझ में, क्योंकि मेडिकल के क्षेत्र में जिन भाषिक शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं वो आपको आना चाहिए। अच्छा, आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना है तो जनसंचारी भाषा आपको आनी होगी। अब जो मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर जो व्यक्ति बनता है उसके क्षेत्र में जो भाषा प्रयोग होगी तो हिंदी, लेकिन शब्द अलग होंगे। वही सेम भाषा जो इंजीनियर बनेगा उससे अलग होगी। समझ में आया? अगर कोई इंजीनियर बन रहा है, अगर कोई व्यापारी है बैंकिंग के क्षेत्र में जाता है तो उसकी अलग होगी, पत्रकारिता के क्षेत्र में जाते हो तो उसकी अलग होगी। अच्छा, लॉ के क्षेत्र में यदि कोई जाता है वो कहता है भाई ये अभियुक्ति शब्द लॉ के क्षेत्र में प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है। अब इस अभियुक्ति का अर्थ वाणिज्यिक क्षेत्र में अलग हो जाएगा और कार्यालय के रूप में यह अलग है, फिर साहित्य में इसका अलग स्थान होगा। समझ में आ रहा ना? अच्छा, किसी ने कहा कि इसकी उपादेयता या इसकी गवेषणा, ये बहुत टफ है हिंदी के शब्द जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रयोग में लाई जाती है। पर आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि जो कार्यालयी हिंदी हमारे सिलेबसों में दी जाती है, जो तकनीकी हिंदी हमारे सिलेबसों में दी जाती है, जो वाणिज्यिक हिंदी हमारे सिलेबसों में दी जाती है, कि इसके बारे में आपको पढ़ना है, हम इससे प्रश्न आपको करेंगे, ऐसा आयोग कहता है। तो आप समझ जाना। अच्छा, ये चारों के चारों जो पाठ हैं, पाँचों के पाँचों, ये पाठ किसके हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी के। क्यों है? क्योंकि प्रयोजन किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके इन भाषाओं को समझा जाता है कि इनका कोई उद्देश्य है। समझ में आ गया होगा हिंदी भाषा के रूप। इसमें जो कार्यालयी हिंदी है इसको हम जरा आगे लेने की कोशिश करेंगे, कार्यालय हिंदी को पढ़ते हैं। अच्छा, ये कार्यालयी भाषा को तीन चीज, कार्यालयी हिंदी कहो वही बात है, कार्यालयी भाषा कहो वही बात है, राजभाषा कहो वही बात है। समझ में आया? क्लियर हो गई होगी बात। राजभाषा को ही कार्यालयी भाषा कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। कार्यालयी हिंदी को राजभाषा के रूप में स्पष्ट कर दिया गया कि जो राजभाषा होगी वही कार्यालयी भाषा होगी, शासन प्रशासन की भाषा होगी। आपको मालूम है भारतीय संविधान के भाग 17 और अनुसूची 8, जिसमें अनुसूची 8 और अनुच्छेद 343 से 351 तक क्या है, राजभाषा के बारे में है। तो कार्यालयी भाषा के मामले में आपको पहली बात जो याद रखनी है वो यही रखनी है कि भारतीय संविधान के भाग 17 अनुसूची 8 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में दिया गया है। दूसरा क्या याद रखना है कि हम कार्यालयी भाषा जब हम पढ़ेंगे भी तो उसको 4 भागों में बांटेंगे। अध्ययन मतलब 4 भागों में बांट करके अध्ययन करने वाले हैं। एक तो करेंगे संघ की भाषा, दूसरा करेंगे क्षेत्रीय भाषा, तीसरा करेंगे न्यायालय की भाषा और चौथा करेंगे भाषा से संबंधित विशेष निर्देश। ये सारे कार्यालयी हिंदी के ही रूप होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। संघ की भाषा को ले लेते हैं। पहली बात क्या है, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 क्या कहता है, कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। पहली बात स्पष्ट होगी। अनुच्छेद 343 स्पष्ट रूप से कहता है कि संघ की जो भाषा होगी वो क्या होगी, भारतीय संविधान में हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। एक और बात कहता है वो, लेकिन देवनागरी लिपि का जो अंक है, देवनागरी लिपि में इस तरीके के अंक लिखे जाते हैं। देखो ये 1 2 ऐसे लिखते थे ना आप, 3, ये वाले 4, आपको याद होगा 5 6, इस तरीके के वाले जो अंक लिखे जाते हैं। तो इनके जगह पर अंतर्राष्ट्रीय रूप के अंक जो 1 2 3 4 5 6 हैं इनका प्रयोग किया जाएगा।
ये बात भी उसमें कही गई है, ध्यान में रखना। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को आरंभ हुआ, देखो बहुत सरल लैंग्वेज में मैंने आपके समझने योग्य भाषा में इसको परिवर्तित करने की कोशिश की है। क्या कह रहे, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को आरंभ हुआ, लागू हुआ, बन के तैयार तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। और तो कहा गया कि 1950 से 1965 तक यानी 15 वर्ष तक सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। 1950 में कह देगा कि अभी हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए हैं, तुरंत हम हिंदी में ये सारे कामकाज नहीं होंगे। तो क्योंकि अभी जितने भी नियम कानून बना रखे थे वो अंग्रेजों ने अपने तरीके से बना रखे थे। उन नियम एवं कानूनों को भारतीय लोगों में लागू करवाना, लोगों को समझवाना हिंदी में इतना जल्दी अभी संभव नहीं होगा। इसलिए 26 जनवरी 1950 जब संविधान को लागू कर दिया गया था तो यह कहा गया था कि 15 वर्ष तक सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, लेकिन हिंदी को भी बढ़ावा दिया जाता रहेगा। ऐसा नहीं कि हम अंग्रेजी को करेंगे हिंदी को छोड़ देंगे, ना, हिंदी को भी बढ़ावा दिया जाता रहेगा। आगे देखिए, परंतु क्या, परंतु कुछ तो है इसमें, देखिएगा परंतु क्या, देखिएगा परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, उक्त अवधि मतलब 15 वर्ष के दौरान आदेश द्वारा, अपना एक आदेश द्वारा या संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। ये संविधान से स्पष्ट, ऐसा बिल्कुल यही शब्द वहाँ हैं। और इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो विभिन्न विधि में विनिर्दिष्टित होगी। ऐसी भाषा है, ये बिल्कुल संविधान की भाषा मैंने ली हुई है, डायरेक्ट बिल्कुल यही शब्द वहाँ पर हैं, कोई भी शब्द इसमें इधर का उधर हमारी तरफ का नहीं है। तो ये इतनी टफ भाषा आपको समझने में आ रहा है कि ये आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा। तो राष्ट्रपति उक्त आदेश के दौरान, यानी उक्त जो अवधि है 15 वर्ष की अवधि के दौरान, वो अपने आदेश द्वारा संघ का जो शासकीय प्रयोजन है उनमें से किसी के लिए भी अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकता है, ऐसा राष्ट्रपति आदेश दे सकता है। और भारतीय अंक जो हैं 1 2 3 जो 1 2 वाले हैं ना, 1 2 2, ठीक है, ऐसे 2 3, इनका भी प्रयोग करने का आदेश राष्ट्रपति दे सकता है। ठीक है, ये बात इसमें कही गई है इसके माध्यम से। आगे देखिएगा, आगे इसमें क्या है, अनुच्छेद 343(3), ये प्रश्न बनता है। अनुच्छेद 343(3) में क्या कहा गया है, देखिए कि 15 वर्ष के बाद भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रह सकता है। यही बात आज तक है लागू, आपको मालूम होगा। अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 343 में स्पष्ट कहा था कि भाषा संघ की क्या होगी, राजभाषा, लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343(3) में क्या कहा गया, 15 वर्ष के बाद भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रह सकता है। और अनुच्छेद 343(1) क्या कह रहा है, हिंदी के लिए वरदान थी, यानी अनुच्छेद 343(1) जो था वो था हिंदी के लिए वरदान। कहा जाता है कि हिंदी के लिए वरदान निम्न में से किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 343(1) को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें लिपि ये होगी भाषा देवनागरी, भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी, ऐसा स्पष्ट कहा है। परंतु अनुच्छेद, परंतु मतलब देखिए, अनुच्छेद 343(2) व 343(3) ने इस वरदान को किस में बदल दिया, अभिशाप में बदल दिया। कैसे बदला वरदान को अभिशाप में, क्योंकि 343(2) और 3 में क्या कहा गया था कि 15 वर्ष के बाद भी अंग्रेजी भाषा जारी रह सकती है। ये ध्यान दें, अगर ऐसा नहीं कहा होता तो आज हिंदी संपूर्ण भाषा हमारी होती। देखिए अभिशाप किसको कह रहे हैं, वरदान किसको कह रहे हैं, ये एग्जाम के की हैं, ये आप याद रखिएगा। संविधान राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि आप समय समय पर हिंदी के विकास की जांच करते रहें। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को पावर देता है, कहता है कि आप समय समय पर भाषा के विकास से संबंधित समय समय पर जांच करते रहें और देखते रहें क्या कि जो 15 वर्ष तक की हमने अवधि रखी है तो ये 15 वर्ष की अवधि में हिंदी को जिस लक्ष्य के लिए हमने छोड़ रखा है, क्या हिंदी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। इसकी जांच करने का या इसका पावर एकमात्र व्यक्ति राष्ट्रपति को संविधान ने दी है। संविधान में ये बात स्पष्ट रूप से अंकित है। फिर क्या हुआ,
5 साल बाद रिपोर्टें आनी शुरू हुई तो 1955 में राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया और उसमें बीजी खैर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये प्रश्न बनता कि 1955 में जो राजभाषा आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खैर उसके अध्यक्ष थे। और इसने जो बीजी खैर वाली अध्यक्षता वाली कमेटी थी, इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1956 में रखी। 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फिर 1957 में गोविंद बल्लभ पंत, ये याद रखना, की अध्यक्षता में इस रिपोर्ट की जांच की गई। किस रिपोर्ट की जांच? ऊपर वाली की। और इस जांच में यह बात सामने आई कि जो दक्षिण भारत हैं के राज्य हैं या दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो हिंदी को समर्थन नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम हिंदी को न जानते हैं, अच्छे से न समझते हैं। और आप कह रहे हो कि 15 वर्ष के बाद हम हिंदी को संपूर्ण रूप से लागू करेंगे, ये संभव नहीं है। तो ये देखिएगा। फिर 1960 में, क्योंकि 1955 में एक आयोग बना था, फिर नियम था 1960 में बनना चाहिए था 5 साल बाद, लेकिन नहीं बना। 1960 में किसी भी प्रकार का कोई आयोग का गठन नहीं किया गया। इस बात को भी ध्यान रख देना, क्योंकि कभी प्रश्न इस तरीके से आएगा कि राजभाषा आयोग का गठन, द्वितीय राजभाषा आयोग का गठन फिर किया गया तो 1955, 1960, 1965 देगा। तुम कहोगे प्रथम 1955 है तो द्वितीय जरूर 1960 होगा। 1960 में कोई है ही नहीं। इस बात को ध्यान देना, यही आपके प्रश्नों को जो है सही करेगा। सन 1965 में हुआ। फिर देखो 1965 तक भी हिंदी का विकास नहीं हो पाया था, क्योंकि 1965 तक छोड़ा था हमने। 1950 से 15 साल 1965 में कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब वह अपने उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकी जिस उद्देश्य से इसको 15 वर्षों के लिए रखा गया था। हिंदी को 15 वर्षों के लिए इसलिए रखा गया था कि 15 वर्ष बाद हम क्या करेंगे, तो बढ़ावा तो अंग्रेजी को भी देंगे लेकिन हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। लेकिन वो उस उद्देश्य में सफल हो ही नहीं पाई। इस प्रकार अंग्रेजी को आगे जारी रखा गया, क्योंकि अगर वो अपने वांछित उद्देश्य हिंदी ने प्राप्त नहीं किए तो फिर इन्होंने कहा कि चलिए कुछ समय तक और अंग्रेजी को रखा जाएगा, जैसे ही हिंदी अपने पूर्ण अस्तित्व में ढंग से आ जाएगी तो हम अंग्रेजी को क्या करेंगे, कम, उसको महत्व को कम कर देंगे। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ है। भविष्य में कब होगा ये हमें भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। फिर 1967 में एक संशोधन हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो एक संशोधन किया गया और उस संशोधन में क्या कहा गया कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी अनिवार्य किया जाएगा। मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी समझ जाइए, जो सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, वहाँ के जो लगभग डिसीजन, अन्य जजमेंट वगैरह आती होंगे वो किस में होंगे, अंग्रेजी में होंगे। परंतु क्या होगा, वो हिंदी में भी वो करने होंगे, यानी हिंदी में भी वो अनिवार्य किया गया। जैसे सरकार के द्वारा जो भी शासकीय कार्य किए जाएंगे, क्योंकि शासन प्रशासन की भाषा है कार्यालयी हिंदी, हमने बता दिया है, तो शासकीय कार्य जो भी होगा उनमें हिंदी को अनिवार्य किया गया। तो आपने देखा होगा कि क्या होता है, अभी भी वर्तमान में भी जैसे कोई एग्जाम होता है तो वो अंग्रेजी में भी उसका क्वेश्चन पेपर छपता है, हिंदी में भी छपता है, आपको ध्यान। और क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर वो क्षेत्रीय भाषा में भी उसके प्रश्न छप जाते हैं। तो यही कारण है, वो ध्यान दीजिएगा। तो समझ में आया कि 1965 में विकास नहीं हो पाया 1965 तक, तो फिर अंग्रेजी को आगे जारी रख दिया गया, कहानी के तौर पर समझिए। फिर 1967 में एक संशोधन हो रहा है। उस संशोधन में क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजी को ठीक है आप जारी रखो लेकिन हिंदी को भी उसके साथ अनिवार्य करो। चलिए ये बात भी ठीक होगी। फिर सरकार ने कहा कि शासकीय कार्य, जो भी शासकीय कार्य करेंगे हम लोग, उसके साथ साथ हिंदी को भी अनिवार्य करेंगे, यह बात कही गई। दूसरा पार्ट हम देखिए, हमने 4 भागों में बांटा था। पहला बांटा था क्या, संघ की भाषा। दूसरा बांटा था क्षेत्रीय भाषा। कार्यालय को हम 3-4 रूपों में पढ़ रहे हैं। क्षेत्रीय भाषा समझ लीजिए, राज्य क्षेत्रीय भाषा, जो राज्य होंगे वो क्षेत्रीय भाषा का अपनी सुविधा के अनुसार अपना सकेंगे, यह बिल्कुल छोड़ दिया गया। साथ ही साथ 2 या 2 से अधिक भाषा को भी वो अपना सकेंगे, यह भी बात इसमें रखी गई। जब ऐसा बात रखी गई, ऐसा डिसीजन इस तरीके का हुआ, तो इसके आधार पर असम ने असमिया अपना ली, केरल ने मलयालम अपना लिया, आंध्र प्रदेश ने तेलुगु अपना लिया, और इन्होंने इस प्रकार की क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करने लग गए। उन्होंने कहा ठीक है तुम लोग इसको अपनाते हो, तो हिमाचल ने कहा भाई मैं हिमाचल और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, इन्होंने कहा जी हम तो हिंदी अपनाएंगे। ठीक है, हम हिंदी अपना रहे हैं, कोई क्या असमिया अपना रहा है, कोई मलयालम अपना रहा है, कोई तेलुगु अपना रहा है। यही कारण, ये क्षेत्रीय भाषा वाला ही कारण रहा कि आज भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, नहीं तो नहीं रहती इतनी भाषाएं। यही कारण है, ये छूट देने के कारण 22 भाषाओं को आज हमारे यहाँ दर्जा प्राप्त है। मूल रूप में तो 14 ही भाषाएं थी, बाद में संशोधन होते गए, 2001, 3, ठीक है, 4, इस तरीके संशोधन होते गए। तो फिर जब संशोधन होते गए तो भाषाएं भी जुड़ती गई। कौन से संशोधन के बाद कौन सी भाषा जुड़ेगी वह भी मैं इसमें आपको स्पष्ट कराऊंगा। बिल्कुल सरल रूप में, अपने समझने योग्य भाषा के रूप में हमें पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा कि हमारे समझ वो चीज़ें आ जानी चाहिए। अगला है न्यायालय की भाषा।
चलिए अभी जांचते हैं। जब तक संविधान कोई नियम नहीं बना देती तब तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कार्य अंग्रेजी में जारी रहेगा, ये बात इसमें कह दी गई थी, समझ लीजिएगा। और कुछ राज्यों के जो राज्यपाल होंगे उनको एक प्रकार की शक्ति दे दी गई थी कि आप राष्ट्रपति से सलाह लेकर के अपने राज्य के हाई कोर्ट में हिंदी का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। परंतु जब हिंदी का प्रयोग तो आप करोगे जजमेंट मतलब अन्य चीज़ों में, लेकिन जो आपका जजमेंट आएगा तो वो जजमेंट अंग्रेजी में ही होगा। क्यों? क्योंकि आपके जजमेंट को कोई अन्य राज्य का हाई कोर्ट हो सका उसमें समीक्षा करे, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भाषा तो अंग्रेजी अनिवार्य करी हुई है। तो इसलिए आपका जजमेंट अंग्रेजी में ही होगा ताकि संबंधित राज्यों को कोई परेशानी नहीं हो सके उत्तर प्रदेश का, हो सके बिहार का, हो सके कोई दक्षिण भारत का, हो सके पूर्वोत्तर क्षेत्र का, कोई ऐसा डिसीजन उत्तराखंड हाईकोर्ट को देना होगा तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दे दिया, परंतु उसमें जो समीक्षा करनी है वो संबंधित राज्य ने करनी है। तो वो संबंधित राज्यों को वो रिपोर्ट हम हिंदी में देंगे तो दक्षिण भारत वाला तो समझेगा ही नहीं हिंदी में, कहेगा अरे भाई हम कैसे समझें, तो अंग्रेजी में ही होगा, तब जाके ये बात स्पष्ट कहेगी। क्लियर बात हुई। सुप्रीम कोर्ट के कार्य तो इसमें होंगे अंग्रेजी में होंगे, ये बात भी स्पष्ट होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, प्रश्न कैसे बनेंगे इनसे उसकी चिंता आप लोग छोड़िए, वो हम लोग आपको स्पष्ट कराएंगे। चलिए थोड़ा और आगे जान लेते हैं। वर्तमान में, अब वर्तमान स्थिति की बात पर कर रहा हूँ, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं वर्णित हैं? 22 भाषाएं हैं। और मूल रूप से कितनी थी? 14 ही थी। ये प्रश्न बन गया आपके लिए कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 ही थी, बाद में तो जुड़ी गई। अब इस समय 22 भाषाएं कौन सी हैं वो इस प्रकार है, देखो, असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, चौथी हिंदी, पाँचवीं कन्नड़, छठी कश्मीरी, सातवीं कोंकणी, आठवीं मलयालम, नौवीं मणिपुरी, 10वीं मराठी, 11वीं नेपाली, 12वीं मैथिली, 13वीं उड़िया, ठीक है, 14वीं पंजाबी, 15वीं संस्कृत, 16वीं सिंधी, 17वीं तमिल, 18वीं तेलुगु, 19वीं उर्दू, 20वीं डोंगरी, 21वीं बोडो और 22वीं संथाली। देखिए समझ में आ रहा है? तो ये 22 भाषाएं, 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं एक दो बार आप पढ़ोगे तो याद आ जाएगा आपको। ऑप्शन में 22 भाषाएं याद नहीं होंगी, लेकिन ऑप्शन में जब आएगा तो आप तुरंत पकड़ लोगे, नहीं ये तो नहीं था, ये जरूर था। और सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन विधेयक जब पारित हुआ था 1967 में, संशोधन भी हो रहा था ना, मैंने कहा था, तो 67 में, तो उस समय 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 15 हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तथा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को कब जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन विधेयक 1972, ठीक है, 42 नहीं हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ 72 हो गए, ठीक है, अभी इसको स्पष्ट करा दूंगा। तो जो हुआ था 71वें संविधान संशोधन, उसके तहत इनको जोड़ा गया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, कि ये इन भाषाओं को हमने कब जोड़ा। क्लियर बात। आगे बात करते हैं। 15 और 3 कितनी हो गई? 18। अभी 4 और बची हैं। फिर सन 2003 देखिएगा, सन 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में किन किन को जोड़ा जा रहा है? 92वें संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। तो पहले कितनी हो रही थी? 18, 4 जोड़ोगे तो अब हो गई इनकी संख्या 22, हो गई कंप्लीट 22 भाषाएं। कौन कब कब जोड़ेगी? आपको मूल रूप से 14 थी, उसके बाद 67 में जोड़ी गई एक भाषा, 15 हो गई हिंदी, फिर उसके बाद 72 के आसपास जोड़ी गई है 3 भाषाएं, 18 हो गई, फिर उसके बाद 4 भाषाएं 2003 में जोड़ी जा रही हैं। इनकी इस प्रकार कुल कितनी हो गई? 22 हो गई। जरूरी नहीं कि ये 22 ही रहेंगे, ये संख्या बढ़ भी सकती है, ध्यान दीजिएगा, कब वो भी किसी संशोधन के द्वारा इसको बढ़ाया जाएगा, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न हमसे कभी कभी बना दिए जाते हैं और बन जाते हैं, तब आपको इन बातों का विशेष करके ध्यान रखना होगा, तभी हम एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न जो होंगे उनको क्या कर पाते हैं? हल कर पाते हैं। इस प्रकार को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक चीज़ स्पष्ट यहाँ पर, थोड़ा सा जो पीछे आपका एक गड़बड़ होता था कि 1942 हो रहा था नीचे ना, 71वें संविधान संशोधन 1942, ये गलती से टाइप हो गया था 1942, तो इसकी जगह पर है 1992। क्या है यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा आप, क्या है? 1992 है, क्या है यहाँ पर? 1992,
यानी 1992 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 71वें संविधान संशोधन हुआ और उसी के द्वारा किसको जोड़ा गया? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये प्रश्न बनता है कि नेपाली को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, मणिपुर को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, कोंकणी को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा। ऐसा हमको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कार्यालयी भाषा है, राजभाषा है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपका सिलेक्शन जब भी किसी भी ऑफिसों में या कहीं भी जगह आपको होगा, किसी भी क्षेत्र में आपका सिलेक्शन होगा, तो ये बातें आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होंगी क्योंकि आप संबंधित भाषा वहाँ पर सीखने को जाओगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो 2003 में फिर किसको जोड़ा गया? ये बात याद रखना, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है कि 2003 में जो संशोधन हुआ था 92 हुआ, उसके जो तहत इनको जोड़ा गया है। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। 92 संशोधन 2003 में 92वां संविधान संशोधन हो रहा है, उसमें मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली इन भाषाओं को जोड़ा। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या अब कितनी हो चुकी है? 22 हो चुकी है। एक बात और याद रखना कि हमारे यहाँ जो भाषा संबंधी जो अनुच्छेद है वो 343 से 351 तक है, ये बात आपको मालूम है। तो 343 और 344 ध्यान दीजिएगा, कौन सा? 343 और 344, ये जो दोनों हैं, ये 343 344 वाले अनुच्छेद किससे हैं? संघ की भाषा से संबंधित हैं। 343 में कहा गया कि संघ की भाषा राजभाषा होगी और 44 में क्या कहा गया कि राजभाषा पर संसदीय आयोग व समितियां बनाई जा सकती हैं। 344 पर ये दोनों संघ से संबंधित हैं। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, 344 हो गया। 345 में क्या है? पूरा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 345, 345,46 और 47, ये 345, 46 और 47 ये 3 अनुच्छेद हैं क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित। किससे हैं? क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित। क्लियर बात? तो क्षेत्रीय भाषा में 345 में कहा गया है कि राज्य की राजभाषा अथवा भाषा, राज्य अपनी वहाँ की राजभाषा किसी को भी परिवर्तित कर सकता है। उत्तराखंड में पहली हिंदी, दूसरी संस्कृत है, आपको मालूम होगा। हम पहले में संस्कृत को भी ला सकते थे जब यहाँ के लोग उसको अधिक बोल सकते, समझ सकते थे। क्लियर बात? नागालैंड में अंग्रेजी है, द्वितीय कुछ भी। ये जो क्षेत्रीय भाषाएं छोड़ दिया गया, ये प्रावधान अनुच्छेद 345, 46 और 47, ये तीनों अनुच्छेद क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित हैं। ठीक है। 46 में क्या कहा गया कि एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए जो राजभाषा हम प्रयोग करेंगे, एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य और संघ आपस में जो कम्युनिकेशन करेंगे, उससे संबंधित प्रावधान 346 में है। और 47 में क्या है? किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान 347 है। ये ध्यान देना। क्लियर बात? फिर आगे बात करते हैं, 47 तक आपकी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 38, 348 और 49। ये जो दोनों हैं 38 और 49, ये किससे संबंधित हैं? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों की भाषा, यानी इसमें इनसे संबंधित प्रावधान रखा गया है। और फिर बचता है कौन से? 50, 50 और 51, 50 और 51। तो 50 और 51 में है विशेष निर्देश। ठीक है, डायरेक्टिव्स मतलब विशेष निर्देश इसमें दिए गए हैं। 350 में शिकायत निवारण में प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त जो भाषा होगी। 350A में क्या कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधाएं, ये पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। 350A में क्या कहा गया है कि शिक्षण की जो भाषाएं मातृभाषा होंगे प्राथमिक स्तर पर, यह बात याद रखें। और 350B में क्या कहा गया है? उसमें कहा गया कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। जैसे भाषा क्या था? भाषाई अल्पसंख्यक आयोग होता है जिसका गठन करने का जो राइट होता है वो राष्ट्रपति को होता है। आपको मालूम होगा किसी भी क्षेत्र को जनजाति, अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित करना है, ये राइट सिर्फ राष्ट्रपति को है। इस पर हम बीच में बाद में बात करेंगे। और 351 जो है उसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए समय समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी, निर्देश देते रहेंगे। तो ये था कार्यालयी हिंदी, और कार्यालयी हिंदी से जो संबंधित प्रश्न आपको बनेंगे उसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। आशा है कार्यालयी हिंदी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि कार्यालयी हिंदी के बाद आपको जनसंचारी भी पढ़नी है और उसके बाद आपको वाणिज्यिक भी हिंदी भी पढ़नी है। जो भी आपके प्रयोग होंगे वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। आप बिल्कुल धैर्य के साथ समझ में रखिएगा और ध्यान रखिएगा। तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।